नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 2 में गाउस का नियम पढ़ रहे हैं। गाउस के नियम की सहायता से हम विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करते हुए विभिन्न प्रकार की आवेशित वस्तुओं को आवेशित करके उनसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे हैं। जिसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने एक तार लिया था, उसके बाद में हमने एक चालक पृष्ठ ली थी, एक कुचालक पृष्ठ ली थी, इसके पश्चात एक खोखला गोला और ठोस गोला। हम इन सभी वस्तुओं को आवेशित करके उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कोई भी एक चालक पृष्ठ लेंगे और जब हम उसे आवेशित करेंगे तो वह चालक पृष्ठ एक विद्युत बल का क्या करेगी, अनुभव करेगी या विद्युत दाब का अनुभव करेगी। तो हमें क्या करना है आज के टॉपिक में, किसी भी चालक की पृष्ठ को आवेशित करके उसके लिए विद्युत बल और विद्युत दाब का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। इसके लिए पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे, उसके पश्चात डेरिवेशन को। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक चालक का टुकड़ा है। मैंने इस केस में एग्जाम्पल लिया है स्फेरिकल, एक गोलीय चालक लिया है। जब मैं इसे आवेशित करूंगा तो आवेश इसकी पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, क्योंकि हमने यह देख रखा है कि जब भी किसी एक चालक को आवेशित करेंगे तो आवेश उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो मेरे पास एक चालक गोला है और जब मैं उसे आवेशित करूंगा तो आवेश उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान लेते हैं चालक पर टोटल आवेश कितना है, कैपिटल Q, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। यहां पर हम रो नहीं ले सकते। रो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो आवेश है केवल पृष्ठ पर ही विद्यमान होगा। होता क्या है कि हम जैसे मान लेते हैं किसी चालक को आवेशित करते हैं तो यहां पर एक छोटा सा अल्पांश एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे ये मैं इसको नाम दे देता हूं AB। तो मेरे पास इस चालक टुकड़े में एक छोटा सा अल्पांश है और मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं, इस प्रकार से डार्क कर लेता हूं। और इस पर जो आवेश है इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से डिनोट कर देता हूं। ये इसका आवेश है, यहां से इस आवेश को हटा देते हैं। तो इस चालक के टुकड़े में से मैं एक छोटा सा अल्पांश ले रहा हूं AB। इस पर जो आवेश है वो इतना है और ये जो पीछे वाला जो टुकड़ा है इसको मैं नाम दे रहा हूं ACB। तो जरा गौर करके देखिए, जब हम इस टुकड़े की बात करेंगे तो ये पीछे वाला जो आवेशित टुकड़ा है वह क्या करेगा, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इस पर प्लस आवेश है और इस पर भी कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। तो ये वाला ACB टुकड़ा इस AB अल्पांश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा अर्थात इसके ऊपर क्या करेगा, एक बल का अनुभव करवाएगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार यदि मैं एक छोटा सा टुकड़ा यहां पे लूं और इसको ऐसे आवेशित करूं यहां पर, तो इस वाले टुकड़े पर बचे हुए टुकड़े के कारण क्या करने लगेगा, एक बल का अनुभव होगा F, इस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेशित करेंगे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, तो उसके प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इस प्रकार से एक विद्युत बल का अनुभव किया जाएगा, दैट इज F। इस प्रकार से हमें क्या करना है, उसी का क्या करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ी कि किस प्रकार से विद्युत बल का अनुभव किया जाएगा। अब इसके डेरिवेशन को किन चरणों में हमें पढ़ना है उसको पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे मुझे क्या निकालना है, दाब निकालना है, प्रेशर। जैसे मुझे क्या निकालना है, दाब निकालना है, प्रेशर। आपको सभी को पता है दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। मुझे दाब के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा क्या है, उद्देश्य है। मेरे को दाब के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा। और बल निकालने के लिए मेरे को कौन सा बल निकालना पड़ेगा, विद्युत बल।
कौन सा बल निकालना पड़ेगा? विद्युत बल। और आपको पता है विद्युत बल का फॉर्मूला कितना होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। इसका मतलब इस बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो इस टॉपिक में हमारा ये प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले दाब निकालने के लिए पहले हम विद्युत बल निकालेंगे, और विद्युत बल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका हमारे पास है, हमारे पास सूत्र भी है। किसी भी चालक जो कि आवेशित है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वह होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर लेंगे। तो आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं और ये डायग्राम भी बना सकते हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चालक गोले के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं यहां पर 2 पॉइंट बनाता हूं। एक पॉइंट P1 है और अंदर की तरफ पॉइंट क्या है? P2। जब हम P1 बिंदु पर देखेंगे तो P1 बिंदु पर इस भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी? इस साइड में होगी, दैट इज E1। क्योंकि आपको पता है प्लस आवेश के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो बिंदु P1 पर इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E1 होगी, दैट इज E1। और इस बचे हुए भाग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता होगी वह कितनी होगी? E2। वो भी क्या होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। तो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर सेम होगी। जबकि बिंदु P2 पर देखते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी एक चालक का टुकड़ा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस कंडीशन में हो सकता है? जब इसी बिंदु P1 P2 पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो। ये तभी पॉसिबल है, वरना तो नहीं है। एक को कह देते हैं E1, एक को कह देते हैं E2। तो इस बिंदु P2 पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है इधर, और इस बिंदु पर इस वाले भाग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? E2। अर्थात दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। ये हमने थ्योरेटिकल प्रूफ किया है। और हमने गोले के केस में ये भी प्रूफ किया है कि चालक गोले के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0 होगा। अब इन P1 और P2 बिंदु के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशंस बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बिंदु P1 के लिए, और यहां करते हैं बिंदु P2 के लिए। अगर बिंदु P1 की बात करूं तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 यहां पर देख लेते हैं। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ले लेते हैं E1, उसमें भी ऐसा ही लिए, और इस वाले के कारण कितना ले लेते हैं? E2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो बिंदु P1 पर मैं बात करूं तो E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, अर्थात ये दोनों जुड़ेंगे, E1 प्लस E2। अगर मैं बिंदु P2 की बात करूं तो बिंदु P2 पर दोनों का सदिश योग कितना है? 0। या मैं ऐसे भी ले सकता हूं, दोनों की डायरेक्शन क्या है? भिन्न, अलग अलग है, विपरीत दिशा में। तो मैं ऐसे ले सकता हूं E1 प्लस E2, इन दोनों का जो सदिश योग है वो कितना है? 0 है। तो हमारे पास यहां से 2 इक्वेशंस बनेगी। कैसे? अगर बिंदु P2 के लिए बात करूं तो इस बिंदु पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो मैंने यहां पर कर दिया 0। तो मैं यहां से इक्वेशन बना सकता हूं E1 वेक्टर इज इक्वल टू E2, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। और यदि मैं यहां से मॉड्यूलस लूं तो आपको ये पता चलेगा कि E1 किसके बराबर होगा? E2 के। यहां पर हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई है। यदि मैं यहां पर लूं तो आपको यह पता चलेगा कि इस बिंदु पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ रहा है, और किसी भी चालक टुकड़े पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, कोई चालक टुकड़ा होता है और वो आवेशित होती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0।
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो ये वाला और एक ये। अब यदि ये समीकरण मैं इस समीकरण में रखूं तो मेरे पास क्या प्राप्त होगी? देखिए E1 E2 के बराबर है, तो मैं यहां पर रखूंगा E1 E2 के बराबर है, तो इसको मैं E मान सकता हूं। तो E प्लस E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और E प्लस E कितना हो जाएगा? 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इस प्रकार से। तो हमारे पास एक उद्देश्य पूरा हो गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें निकालना था वेक्टर E, वो हम ज्ञात कर चुके हैं। यह वैसे अदिश रूप में ही है, तो अदिश में ही रहने दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 3। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं, अपना एक उद्देश्य पूरा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहां पे सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि दाब निकालने के लिए बल चाहिए और बल निकालने के लिए क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है बल निकालना है। तो आइए देखते हैं। आवेशित चालक पृष्ठ पर कार्यरत बल। अब जरा गौर करके देखेंगे तो ये एक अल्पांश टुकड़ा है, तो इसके ऊपर जो कार्यरत बल होगा वह मैं dF की फॉर्म में लूंगा, स्मॉल dF। d किसके लिए यूज में लिया जाता है? अल्पांश के लिए, तो dF। अब आपको पता है विद्युत बल का फॉर्मूला कितना होता है? F इज इक्वल टू QE, Q इंटू E। अब आपको पता है इस टुकड़े पर जो बल का मान निकाल रहे हैं, तो हमें आवेश भी कितना लेना पड़ेगा? dQ लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? dQ। तो यहां पर मैं कितना अल्पांश आवेश ले लेता हूं? dQ। आगे चलते हैं। dF इज इक्वल टू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये निकालना है, तो ये पुटअप कर देते हैं। ये फॉर्मूला हम यहां रख देते हैं। कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई dQ। आपको पता है कि यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए कितना आएगा? सिग्मा। तो यहां पर यदि मैं सिग्मा का फॉर्मूला लिखूं तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना था? Q अपॉन एरिया। एरिया हम ले लेते हैं कितना? A ले लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारे हम साइड में फिक्स कर देते हैं इस प्रकार से। ये थोड़ा सा हटा देते हैं, इसे ब्रैकेट लगा देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन, तो ये वाला फॉर्मूला मैं वहां पुट कर रहा हूं। और यदि मैं देखूं कि यहां पर आवेश का मेरे को यदि वैल्यू रखना है, आवेश की वैल्यू रखनी है, तो मैं आवेश की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं यहां पर रखूंगा सिग्मा इज इक्वल टू dQ अपॉन dA, क्योंकि अल्पांश का टुकड़ा है। सिग्मा इज इक्वल टू dQ अपॉन dA, तो यहां से dQ की वैल्यू कितनी आएगी? dQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA। ये वैल्यू यहां पर मैं पुटअप कर देता हूं। dQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। तो यदि आप गौर करके देखेंगे कि तो dF का फॉर्मूला कितना आएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू dA। ये dF का फॉर्मूला है। और यदि आप पूरा कंप्लीट के लिए रिजल्ट निकालना चाहते हैं, संपूर्ण चालक पृष्ठ पर रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तब हम इसका क्या कर देंगे? समाकलन। तो हमारे पास अभी क्या है? dF का फॉर्मूला है, और ये इक्वेशन नंबर कितनी थी? 3rd, और ये इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 4th।
ये हमारे पास चालक पृष्ठ पर कार्यरत बल का फॉर्मूला आ चुका है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए बल हम क्या कर देंगे, df का समाकलन कर देंगे। df का समाकलन कितना होगा, f, और f इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इंटीग्रेशन किस पे लग जाएगा, dA के ऊपर। तो ये हमारे पास बल का व्यंजक प्राप्त हो गया है। अब यदि आप देखें कि आपका जो सरफेस एरिया क्या है, गोलीय है, तो यहां पर जो एरिया का समाकलन आएगा वह कितना आएगा, आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है जब हम छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ेंगे, पूरे के लिए रिजल्ट निकालेंगे, तो हमारे पास एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, आपके गोले की रेडियस। तो मैं यहां पर रेडियस भी क्या करता हूं, बना देता हूं, दैट इज आर, स्मॉल आर, कैपिटल, वॉटएवर जो भी है। अब हम क्या करेंगे, बल की सहायता से दाब का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे, क्योंकि आपको पता है दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, यहां से दाब का व्यंजक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्युत दाब, विद्युत दाब प्रेशर P कितना है, P इज इक्वल टू होता है F अपॉन एरिया। अब आपको पता है कि जैसे P इज इक्वल टू F अपॉन ए, तो F का जो फॉर्मूला है हम यहाँ से निकाल चुके हैं, और उसमें हमें एरिया का डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो P प्रेशर है उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर dA का समाकलन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना है, A, एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहां पर विद्युत दाब का जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास विद्युत दाब का फाइनल व्यंजक व्युत्पन्न हुआ है। तो जरा गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर सिग्मा क्या चीज़ है, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। तो अगर यहाँ से मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो आप ध्यान रखेंगे फोर्स के लिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और जो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं उसको एरिया से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जबकि यदि आप दाब निकाल रहे हैं तो दाब में केवल टर्म किसकी आएगी, ओनली सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 की। तो इस टॉपिक में हमने यह सीखा कि जब आप किसी चालक की पृष्ठ को आवेशित करेंगे तो जो आवेश है उसकी पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, और उसका प्रत्येक आवेशित भाग अन्य आवेशित भाग पर क्या करेगा, एक प्रकार का विद्युत बल या विद्युत दाब को लगाएगा, अर्थात उसके ऊपर बाहर की तरफ एक खिंचाव कार्यरत होगा। उसी का व्यंजक और टॉपिक हमने यहाँ पर कंसल्ट किया है। ये क्या है, विद्युत बल या विद्युत दाब। अभी साथ में हम क्या कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कंसल्ट कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रकरण हमारा चेंज हो जाएगा इस बार। आइए देखते हैं। प्रकरण ये है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, डी फाई इज इक्वल टू, जो कि हमारा गाउस का नियम है, डी फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसे करना। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक आवेश है स्मॉल q। अब ये आवेश है तो स्वयं से क्या करेगा, विद्युत बल रेखाएं तो निकालेगा। जैसे मान लेते हैं ये धनावेश है, तो धनावेश क्या करेगा, स्वयं से विद्युत बल रेखाओं को क्या करेगा, एग्जिट करेगा। अब हमें चूंकि आपको पता है फ्लक्स को परिभाषित करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। ये वाली मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया कितना है, s है, ये आवेश q है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेता हूँ इस प्रकार से। तो मैं यदि इस अल्पांश की बात करूँ तो इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वह मैं ले लेता हूँ ds। कितना ले लेता हूँ, ds। और आपको पता है कि जब आवेश में विद्युत बल रेखा निकलती है तो वह रेडियली निकलती है। रेडियली मतलब चारों तरफ, जैसे मैंने गोले के केस में आपको बताया था। तो मुझे क्या करना है, केवल इतने भाग में से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस प्रकार से कॉनिक सेक्शन बना लूंगा, इस प्रकार से, यहां पे और यहां पे। जब आप इस पृष्ठ को बाहर लेके आएंगे तो आपके पास एक प्रकार की चकती होगी, और उस चकती का जो सेंटर पॉइंट है वो मैं यहां पर ले रहा हूं, इस आवेश के ले रहा हूं, और इस आवेश से क्या निकल रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है इस प्रकार से। तो ये विद्युत बल रेखाएं आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, ये विद्युत बल रेखाएं कॉनिक सेक्शन में निकल रही हैं। अब आप 11वीं कक्षा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर घन कोण का निर्माण हो रहा है, और घन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से, डी ओमेगा से। मैं यहां पर नोटेशन दे देता हूं। और मान लेते हैं कि ये जो आवेश है इससे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, छोटा सा अल्पांश है। और यदि मैं देखूं कि इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत, तो मैं यहां पर कर देता हूं ये इस प्रकार से n कैप। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मान लेते हैं इस पॉइंट पर ऐसे है। इसका मतलब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के मध्य जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ये दोनों समांतर भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, समांतर भी हो सकते हैं, लंबवत भी हो सकते हैं, या थीटा एंगल पर भी हो सकते हैं। ये किसी भी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, और एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत मैंने एन कैप कर दिया, और यहाँ पर थीटा इनके मध्य का कोण है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना है। इस डायग्राम से हम क्या करेंगे, ये चीज प्रूफ करेंगे, और ये वैसे है क्या, गाउस का नियम है, गाउस का नियम। आप डायग्राम को नोट कर सकते हैं। तो जरा हम देखें, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू, हमने ज्ञात कर रखा है KQ बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। आप वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में कैसे भी ले सकते हैं, KQ बाई आर स्क्वायर। अब यदि मैं देखूं कि यहां पर फ्लक्स की परिभाषा हम कैसे लगाएं, तो यदि मैं यहां पर देखूं तो फ्लक्स की परिभाषा यहां पर क्या लगेगी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से आपको पता है जो डी फाई होता है, डी फाई होता है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। यदि हम डॉट हटाएंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। अब आपको पता है यहां पर थीटा क्या चीज है, थीटा एंगल है, किस किस के मध्य कोण, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के मध्य कोण, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य का कोण। तो यहां इस समीकरण में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पुट अप करेंगे, तो मेरे पास डी फाई की वैल्यू कितनी आएगी, डी फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, और साथ में कितना आएगा, कॉस थीटा। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको कूलाम के नियम से ये चीज प्रूफ करनी है, कूलाम के नियम से।
तो कूलाम के नियम में आपको पता है कि कूलाम कांस्टेंट आ गया, क्योंकि KQ/R² जो फॉर्मूला हम लेके आए थे वो कूलाम नियम से ही आया था। तो यहाँ पर जो कूलाम कांस्टेंट है मैं इसको ओपन कर देता हूँ और कितना होगा 1/4πε0 Q/R² ds cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर हमारा कूलाम का नियम पुट हो चुका है। अब यदि देखें यहां पर ये वाली टर्म गौर करते हैं ds cos θ/r², इसको हम एज्यूम करेंगे हियर, यहां पर क्या है ds cos θ/r², ds cos θ/r², इसको मैं क्या मानूंगा घन कोण मानूंगा। क्या मानूंगा घन कोण, सॉलिड एंगल। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा घन कोण कॉनिक सेक्शन के कंडीशन में लगता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 4π। कितनी होती है 4π, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे घन कोण ds cos θ/r² को एज्यूम करेंगे और यहाँ पर 4π वैल्यू पुटअप करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो घन कोण की डेफिनेशंस होती है या फॉर्मूला होता है वह ds/r² ही होता है और यहाँ पर थीटा का कोई रोल नहीं है, थीटा की कोई भी मात्रक नहीं आएगी, क्योंकि ds cos θ/r² का जो मात्रक और विमा है वह घन कोण के बराबर है। तो यहाँ पर ds cos θ/r² को मैं घन कोण मान के और यहाँ पर इसकी वैल्यू जगह क्या रख दूंगा 4π। जरा रखते हैं 4π रखते हैं यहाँ पर और वैल्यू क्या आती है तो यहां पर हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं d5 इज इक्वल टू 1/4πε0 ds cos θ/r² की जगह मेरे को क्या पुटअप करना है, कितना पुटअप करना है 4π इंटू 4π। तो जरा गौर करके देखेंगे 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास d5 की वैल्यू कितनी बचेगी Q/ε0। यही हमारा क्या था गाउस का नियम था। तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यदि ये हम छोटा सा टुकड़े के लिए क्या करें रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो यहां पर मैंने आवेश कितना माना है Q। यदि मेरे पास यहां पर Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे चार्ज हों और उनके लिए यहां से मेरे को रिजल्ट निकालना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा समेशन Q आ जाएगा। तो d5 या हम कह सकते हैं phi इज इक्वल टू समेशन Q/ε0। दिए गए परिबद्ध क्षेत्रफल में से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वह सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का कितना गुना होता है 1/ε0 गुना होता है। और यही हमारा क्या था गाउस का नियम था। तो हमने आज की क्लास में क्या किया है कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की है और किसी चालक पृष्ठ को आवेशित करके और उसके लिए हमने विद्युत बल और विद्युत दाब का व्यंजक विकसित किया है। आज के होमवर्क में आप क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर नंबर 2 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक के जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें चार्ट बनाकर आप क्या करेंगे एक जगह व्यवस्थित करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे, किसके लिए हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके सामने उसका डायग्राम और उसके बाद में उसका फाइनल रिजल्ट में आप न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे और आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें प्रत्येक में आपके पीछे चैप्टर के फॉर्मूले उपयोग में आएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रत्येक टॉपिक को करने के बाद में उसका रिजल्ट